गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन ENG SEC 205 हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेशन स्टडीज़ में हम लोग इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन के ऊपर जो है वो अप्रोचेज ऑफ टू ट्रांसलेशन कर रहे हैं। दो टाइप के अप्रोचेज हैं, एक डोमेस्टिकेशन है, एक फॉरेनाइजेशन है। उनके ऊपर हमने थोड़ा सा वर्कआउट प्रीवियस लेक्चर में किया था। अब डोमेस्टिकेशन एंड फॉरेनाइजेशन एज ट्रांसलेशन स्ट्रेटजीज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखो, इन जनरल इफ़ आई डिलीवर ए लेक्चर यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। आपके लिए इस पेपर को इसी तरह से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आई रीड आउट वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स एंड आई एक्सप्लेन देम अकॉर्डिंगली इन द ईजीएस्ट पॉसिबल वे एंड आई सेंड यू हैंड रिटन नोट्स ऑफ द सेम। आपको वो भी साथ में मैं भेज रही हूँ, ठीक है। सो डोमेस्टिकेशन, फॉरेनाइजेशन ओबियस है, टू मैनर्स ऑफ ट्रांसलेशन है। एक जो है वो क्या है, रीडर और ट्रांसलेटर की ऊपर फोकस्ड है, और दूसरी जो है ऑथर और ट्रांसलेटर जो है उसमें पैरेलल चलते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलेशन इज स्मूथ ट्रांसलेशन। डोमेस्टिकेशन ट्रांसलेशन बिल्कुल ईजी है, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। यहाँ पे क्या है, जो वेनेटी ने फर्स्ट चैप्टर लिखा था द ट्रांसलेटर्स इनविजिबिलिटी, उसके ऊपर जो है वो उसमें क्या बताते हैं, ही पॉइंट्स टू ए ट्रांसलेशन स्ट्रेटजी कॉमनली अडॉप्टेड इन US एंड UK। क्या है वो स्ट्रेटजी? ट्रांसलेटर टेक्स्ट, चाहे वो प्रोज है, चाहे पोइट्री है, फिक्शन है, कुछ भी है, इट इज़ जज्ड acceptable, it is judged acceptable by most publishers, reviewers when it reads fluently. When it is fluent, only then it is accepted by publishers, and it is when the absence of any linguistic or stylistic peculiarities make it seem transparent, giving appearance that it reflects the foreign writer's personality. और वो तब एक्सेप्टेबल होती है व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स द राइटर फॉरेन राइटर्स पर्सनैलिटी, क्योंकि फॉरेन राइटर की पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होने के साथ कल्चर, ट्रेडिशन, वो सब कुछ कैरी फॉरवर्ड होगा। एंड intention or essential meaning of the foreign text. In some countries, translation is considered acceptable. कैसे ट्रांसलेशन वो एक्सेप्ट करते हैं? इफ़ ट्रांसलेटर रिमेन्स इनविजिबल इन टारगेट टेक्स्ट। टारगेट टेक्स्ट क्या है? हिंदी से इंग्लिश में लेके जाना है, तो इंग्लिश जो है वो टारगेट टेक्स्ट है और सोर्स जो है वो हिंदी है, ठीक है। तो अगर ट्रांसलेटर रिमेन्स इनविजिबल इन टारगेट टेक्स्ट, यानी कि जो ऑथर ने कहा है ओरिजिनल ऑथर में, ऑथर ने, इफ़ इट इज़ डायरेक्टली सप्लाइड then it is acceptable, and the target text to give the reader impression that they were originally written in that language, कि originally जो है वो उसी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, और जो ट्रांसलेटर है वो इनविजिबल रहता है। ही स्ट्रांगली कंटेंट्स दिस थिंग, उन्होंने जो ग्राउंड्स उठाए हैं, द टारगेट टेक्स्ट प्रोड्यूस्ड इन सच अ वे आर नॉट ट्रांसपेरेंट बिकॉज गिव जस्ट इल्यूजन ऑफ बीइंग ट्रांसपेरेंट। बिकॉज जो टारगेट टेक्स्ट प्रोड्यूस किया जाता है ना इस तरह से, वो इल्यूजन होता है, दैट इज़ नॉट ओरिजिनल, वी नो दैट ऑल, वो एक भ्रम होता है। एंड बाय अडॉप्टिंग सच ए स्ट्रैटेजी ट्रांसलेटर्स रिमेन हिडन फ्रॉम सोसाइटी। और ट्रांसलेटर जो वो हिडन रहता है। ओरिजिनल बुक, जैसे मान लो कोई पोइट्री की बुक है, इटालियन में लिखी गई, इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई, ट्रांसलेटर हिडन रहेगा, उसका कोई ज़्यादा रोल नहीं रहता, राइटर का ही रोल जो है अबव ऑल रहेगा, और राइटर और ऑडियंस या रीडर की जो है कम्युनिकेशन वो चलती है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो US UK ट्रांसलेशन कल्चर जो है वो द थियोरी ऑफ स्मूथ ट्रांसलेशन, डोमेस्टिकेशन ट्रांसलेशन को वो लोग फॉलो करते हैं। इट हैज़ ऑक्यूपाइड डोमिनेंट पोजीशन, क्योंकि वो डोमेस्टिकेशन की थ्योरी को ही प्रिफर करते हैं। एंड वेयर द ट्रांसलेटर शुड टेक द रिस्पॉन्स ऑफ द रीडर एज द सेंटर, रीडर को सेंटर पे लेके डोमेस्टिकेशन का जो कंसेप्ट है, ट्रांसलेटर और रीडर बेस्ड रहता है। एक प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, वैनिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट एवरी ट्रांसलेटर शुड लुक एट द ट्रांसलेशन प्रोसेस थ्रू द प्रिज्म ऑफ कल्चर। वी शुडेंट फॉरगेट आवर कल्चर व्हेन वी आर ट्रांसलेटिंग अ पर्टिकुलर टेक्स्ट। मान लो मैं इंग्लिश की बुक को हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ, तो वी मस्ट नो द कल्चर ऑफ द फॉरेनर्स एज वेल ऑफ इंग्लिश एज वेल एज ऑफ आर ओन। हिंदी का भी कल्चर मुझे पता होना चाहिए, इंग्लिश का भी मुझे कल्चर पता होना चाहिए, क्योंकि तभी हमारी जो कल्चरल नॉर्म्स हैं वो मूव हो पाएंगी एक जगह से दूसरी जगह। एंड इट इज़ ट्रांसलेटर्स टास्क टू कन्वे देम। यहाँ ट्रांसलेटर का टास्क जो है वो टफ हो जाता है। प्रिजर्विंग देयर मीनिंग एंड देयर फॉरेननेस इन द टारगेट लैंग्वेज। तो टारगेट लैंग्वेज में क्या होगा, वो फॉरेननेस और मीनिंग जो है वो प्रिजर्व रहेगा और वो
शिफ्ट होगा। एवरी स्टेप इन ट्रांसलेशन प्रोसेस दैट इज सिलेक्शन ऑफ फॉरेन टेक्स्ट टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रांसलेशन स्ट्रेटजीज, चाहे जो टेक्स्ट को हम जो है वो फॉरेन टेक्स्ट को ट्रांसलेशन स्ट्रेटजीज के अंडर लेके आते हैं, उनको एडिट करते हैं, रिव्यू करते हैं, रीडिंग करते हैं, तो वहाँ पे हम कल्चरल वैल्यूज़ को टारगेट लैंग्वेज में जो है सोर्स लैंग्वेज की कल्चरल वैल्यूज़ को टारगेट लैंग्वेज में लेके आएंगे। और बेनेटी ने क्या कहा कि ही एस्टिमेट्स दैट द थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ट्रांसलेशन हैज़ बीन डोमिनेटेड बाय सबमिशन बाय फ्लुएंट डोमेस्टिकेशन, कि जो थियोरी और प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है इट हैज़ बीन डोमिनेटेड बाय फ्लुएंट डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन ज़्यादा है तो उससे ये influenced है। He criticizes the translators who, in order to minimize the foreignness of the target text, टारगेट टेक्स्ट की एलिमेंट ऑफ फॉरेननेस को रिड्यूस करने के लिए फॉरेन कल्चरल नॉर्म्स को वो रिड्यूस करते हैं। सो वेनिटी डजंट फेवर देम। सो ही फेवर्स द प्रिंसिपल ऑफ फॉरेनाइजेशन एज अ स्ट्रैटेजी ऑफ ट्रांसलेशन। उनका जो फेवर जाता है वो जाता है फॉरेनाइजेशन की तरफ। एंड इट इज़ हाईली डिज़ायरेबल टुडे अ स्ट्रैटेजिक कल्चरल इंटरवेंशन इन द कल्चरल स्टेट ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। हम मल्टी कल्चरल संस्कृति सभ्यता की बात करते हैं, है ना। वी सेलिब्रेट क्रिसमस विद इक्वल ज़ील एज वी सेलिब्रेट दिवाली। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी एज अ होल हम लोगों को कल्चर के लिए रिसेप्टिव बनाती हैं। तो दूसरी तरह का हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो उनके कल्चर के लिए हमारे लिए रिसेप्टिव होना ज़रूरी है। वो तो कब पॉसिबल है, व्हेन वी विल बी फेमिलियर विद ईच एंड एवरीथिंग। हर तरह का कल्चर जो है हम वो जानते हैं, तब हम लोगों के लिए वो चीज़ कंफर्टेबल रहेगी। सो ही ओपनली प्रोनाउंसेस दैट द एम्स ऑफ फॉरेनाइजेशन इज टू डेवलप ए काइंड ऑफ ट्रांसलेशन थियोरी। फॉरेनाइजेशन का जो एम है एंड थियोरी एंड प्रैक्टिस टू रजिस्ट द ट्रेंड ऑफ डोमिनेंस ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। टारगेट सोर्स लैंग्वेज को डोमिनेट नहीं करना है टारगेट लैंग्वेज ने। सोर्स लैंग्वेज की जो सोल है ना, इट शुड बी देयर, वो सोल वहाँ रिटेन रहनी चाहिए, सो एज टू गिव प्रोमिनेंस to the difference between original and the version in terms of language and culture। ओरिजिनल और जो ट्रांसलेटेड वर्क है उसमें डिफरेंस क्या रहेगा, जो ट्रांसलेटर का अपना कल्चरल डोमिनेंस है ना वो डोमिनेट नहीं करेगा वर्क को, ठीक है। He considers translation as a process that involves looking for similarities between language and culture। हम similarities ढूंढते हैं when we go for translation। So a translation should never result in deletion of dissimilarities entirely। जो हमारे dissimilarities हैं, जो हमारे cultural differences हैं, वो पूरी तरह से delete नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक जगह का culture अलग है, दूसरी जगह का culture वेरी करता है। ट्रांसलेटेड वर्क शुड बी वर्क व्हाट प्रेजेंट्स डिफरेंट कल्चर टू डिफरेंट रीडर्स। सो इट इज़ अ शेयरिंग ऑफ कल्चर, गिव एंड टेक ऑफ कल्चर थ्रू ट्रांसलेशन, हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। सो ही वांट्स टू प्रेजेंट द रीडर्स विद दिस वेरी कंसेप्ट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। वेनिटी ने इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। देन यूजीन नीडा, ही सपोर्ट्स डोमेस्टिकेशन ट्रांसलेशन मेथड एंड सेज दैट, देखो लॉरेंस वेनिटी का फॉरेनाइजेशन के ऊपर एम्फोसिस है, लेकिन जो यूजीन नीडा है उनका जो है वो डोमेस्टिकेशन वाले कंसेप्ट पे है। सोर्स टेक्स्ट लैंग्वेज शुड नॉट इंटरफेयर विद टारगेट टेक्स्ट लैंग्वेज। ये सोर्स टेक्स्ट लैंग्वेज जो है, जैसे संस्कृत को हिंदी में लाना है तो हिंदी के साथ इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। एंड दिस इज़ डन बाय मिनिमाइजिंग द फॉरेननेस ऑफ द सोर्स टेक्स्ट सेटिंग। तो इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, सोर्स टेक्स्ट की सेटिंग को क्या करेंगे, हम मिनिमाइज करेंगे फॉरेननेस को, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन उसके एलिमेंट्स के साथ छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे। ही सेज दैट प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग अ सिमिलर रिस्पॉन्स इन टारगेट टेक्स्ट, दिस इज़ द वेरी बेसिक ऑफ द प्रिंसिपल फॉर गुड इफेक्ट। ये एक प्रिंसिपल है विच कैन गिव अस अ रिजल्ट इन, जो हमें अच्छा इफ़ेक्ट दे सकता है। वो क्या है कि सोर्स लैंग्वेज के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है टारगेट लैंग्वेज को लेके। एंड हिज पर्सपेक्टिव ऑफ सक्सेसफुल नेशन लाइज व्हेन टारगेट टेक्स्ट मीट्स कल्चरल एक्सपेक्टेशंस ऑफ द रिसीवर, कि टारगेट टेक्स्ट जो है रिसीवर की कल्चरल एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करता है। टारगेट टेक्स्ट क्या है, अगर संस्कृत को हिंदी में लाना है और हमें पढ़ना है तो टारगेट जो सोर्स लैंग्वेज है वो संस्कृत है, टारगेट हिंदी है, और हमारी जो ज़रूरतों को वो फुलफ़िल करेगा। सो
he stresses that one can produce a successful piece of translation when equivalent response is achieved. Translation is successful when we receive equal response, and this can be done by moving towards the reader and having translator rely on a receptor based या target oriented. Then we need to move towards the reader, और हमें target oriented approach को लेके आना है, रीडर को चीज़ों को हमने अंडरस्टैंड करवाना है. सो यहाँ वेनिटी का व्यू जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट होता है. वे व्यू क्या है? फॉरेनाइजेशन ऑफ सोर्स टेक्स्ट शुड बी ब्रॉट होम टू द रीडर, कि सोर्स टेक्स्ट की फॉरेनाइजेशन जो है वो रीडर के लिए कंफर्टेबल होनी चाहिए. इफ द ट्रांसलेशन इज टू प्रिवेंट रीडर फ्रॉम इंडल्जिंग इन कल्चरल नैरिसिज्म. कल्चरल नैरिसिज्म जब है हम अपने ही कल्चर को प्रेफरेंस देते हैं, तो उनका ये मानना है कि जो अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम लोग जो है ब्लाइंड होकर चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं. अगर ट्रांसलेशन का दूसरा वर्क वी आर गोइंग थ्रू, तो हमें उस कल्चर के लिए भी एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए. तो वहाँ के कल्चर का नॉलेज होना ज़रूरी है वाइल वी आर वर्किंग ऑन द कल्चर ऑफ एक फॉरेन कल्चर की हम बात करते हैं. ठीक है. अब as a Bible translator advocating Christianity, Nida made a major contribution to the science of translation and translated religious text also. उनकी क्या theory थी? He proposed, he gave two types of basic things. एक था formal equivalence and the other one was dynamic equivalence. Formal equivalence focuses the attention on the message. इसमें जो आपकी फॉर्मल इक्विवेलेंस है उसमें क्या है? मैसेज के ऊपर फोकस रहता है इन फॉर्म एंड कंटेंट, और जो आपका दूसरा वाला पार्ट है उसमें रिसेप्टर लैंग्वेज के ऊपर जो है वो फोकस रहेगा. सो वी कैन से दैट फॉर्मल इक्विवेलेंस इज बेस्ड ऑन सोर्स टेक्स्ट स्ट्रक्चर. कि फॉर्मल इक्विवेलेंस कहाँ बेस्ड है? सोर्स टेक्स्ट, जो मेन टेक्स्ट है, मान लो संस्कृत मेन वर्क है, वहाँ के ऊपर बेस्ड है. एंड इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? यूज ऑफ स्कॉलरली फुट नोट्स टू लेट द रीडर गेन क्लोज एक्सेस टू द लैंग्वेज. कि अगर हमने क्लोज एक्सेस देना है, अप्रोच देनी है, पहुँच देनी है लैंग्वेज की, तो हमें फुट नोट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी. और उससे क्या होगा? विल बी एबल टू कम्युनिकेट कल्चर का जो एस्पेक्ट है हम उसको बेटर वे में कम्युनिकेट कर पाएंगे. इन फॉर्मल इक्विवेलेंस बेस्ड टाइप ट्रांसलेशन द चॉइस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंसेस, जैसे हम पोइट्री की बात करें, सेंटेंस की बात करें, कंसेप्ट की बात करें, तो एक फॉर्मल ओरिएंटेशन की बात होती है जहां मैसेज इन रिसेप्टर लैंग्वेज शुड मैच क्लोजली डिफरेंट एलिमेंट्स इन सोर्स लैंग्वेज. कि जो रिसेप्टर लैंग्वेज है उसका सोर्स लैंग्वेज से मैसेज नहीं हमारा वेरी होना चाहिए. भाषा अलग हो जाएगी लेकिन जो भाव है, मैसेज है, वो वेरी नहीं करेगा. और एक चीज़ उन्होंने और कही है, वो क्या कहा है? इट मीन्स द क्राइटेरियन ऑफ डिटर्मिनिंग द एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस ऑफ ट्रांसलेशन इन कंपेयरिंग द मैसेज इन द रिसेप्टर कल्चर विद सेम इन द सोर्स कल्चर. कि जो रिसेप्टर कल्चर में मैसेज है वो सोर्स कल्चर में वही होना चाहिए. व्हाट्सएवर आई हैव डिस्कस्ड विद यू अर्लियर ऑल्सो. सच अ फॉर्मल काइंड ऑफ ट्रांसलेशन विच टिपिफाइज द स्ट्रक्चर इक्वलेंस इज कॉल्ड ग्लॉस ट्रांसलेशन, हम उसको बोलते हैं, जहाँ पे वी परमिट रीडर टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ और हर सेल्फ एज फुली एज पॉसिबल. रीडर अपने आप को कहाँ पूरी तरह से आइडेंटिफाई करेगा? विद द पर्सन इन द सोर्स लैंग्वेज टेक्स्ट. जो सोर्स लैंग्वेज है, जैसे मान लो संस्कृत है, तो वहाँ पे रीडर अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, अपने आप को उसके क्लोज पाता है, एंड टू अंडरस्टैंड एज मच एज ही कैन, और ही ट्राइज और शी ट्राइज टू अंडरस्टैंड द custom, tradition, thought and expression. Each and everything the reader tries to understand, जो कि आपके source text में जो है वो लिखा गया है. लेकिन अगर हम dynamic equivalence की बात करें, so it is the one attempting to produce a dynamic rather formal equivalence. इसमें एक dynamic concept को लिया जाता है where this is based on equivalent effect principle. इफ़ेक्ट जो है पहले क्या था? सोर्स लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस्ड थे, लेकिन यहाँ इक्वलेंट इफेक्ट प्रिंसिपल के ऊपर हम चलेंगे. इट इज़ नॉट कंसर्न विद मैचिंग द मैसेज. वी आर लीस्ट कंसर्न विद मैचिंग द मैसेज ऑफ सोर्स लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज. हेयर व्हाट वी डू, द वर्क इज टू प्रोड्यूस एग्जैक्टली द सेम इफेक्ट. द काइंड ऑफ ट्रांसलेशन इज नॉट कंसर्न विद मैचिंग द मैसेज इन द सोर्स लैंग्वेज टू द मैसेज इन द टारगेट लैंग्वेज, बट टू प्रोड्यूस एग्जैक्टली द सेम इफेक्ट ऑन द रिसेप्टर लैंग्वेज रीडर. जो रिसीव कर रहा है
उसके ऊपर वो इफ़ेक्ट लाना है। यहाँ हमारा सोर्स लैंग्वेज के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहेगा। ही सेज दैट द रिलेशनशिप बिटवीन रिसेप्टर एंड मैसेज शुड बी सब्सटेंशियली द सेम एज दैट विच एग्जिस्टेड बिटवीन ओरिजिनल रिसेप्टर एंड मैसेज। ओरिजिनल रिसेप्टर क्या हुआ, संस्कृत का कंटेंट पढ़ा, संस्कृत पढ़ने वाले ने वो रिसीव किया, लेकिन जब उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया तो मैसेज में वेरिएशन जो है वो रिसेप्टर और मैसेज जो है वो द रिलेशनशिप बिटवीन द रिसेप्टर, जो रिसीव करने वाला है उसने हिंदी में पढ़ा, एंड मैसेज शुड बी द सेम। उसको हिंदी में जो मैसेज लिखा गया था वो एज इट इज़ कम्युनिकेट हुआ, संस्कृत वाले को जो संस्कृत का मैसेज था वो एज इट इज़ कम्युनिकेट हुआ। सो द डायनेमिक इक्विवेलेंस बेस्ड टाइप ऑफ ट्रांसलेशन डज नॉट साउंड फॉरेन टू द रीडर। तो डायनामिक इक्विवेलेंस वाली जो है वो फॉरेन फील नहीं होती है, क्योंकि उसमें जो लिखा गया है रीडर को ही रिसीव कर रहा है, उसको रिसेप्शन में दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका फॉर्मल इक्विवेलेंस है उसमें जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो रीडर के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। सो ही सेड दैट ट्रांसलेशन इज सक्सेसफुल व्हाइल द इक्विवेलेंट रिस्पॉन्स इज अचीव्ड, एंड इन ऑर्डर टू अचीव दिस कॉरेस्पॉन्डेंस इन मीनिंग मस्ट हैव प्रायोरिटी ओवर कॉरेस्पॉन्डेंस इन स्टाइल। मीनिंग शुड बी कम्युनिकेटेड इन द बेस्ट पॉसिबल वे, ओनली देन द थिंग्स कैन बी मेड ईजी एंड दे बिकम easy to understand. So this was all about your concept of your how we go for formal equivalence and dynamic equivalence का जो हमारा concept है. So let us go through the examples. जो domestication और foreignization के जो translation method के कुछ एक translation, इस्मत चुगताई नाम आपने सुना होगा, कौन है इनकी, आपने कल्लू स्टोरी पढ़ी है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो उनका कुछ एक वर्क जो है ट्रांसलेट किया गया था, शी रोट अबाउट द स्टोरीज अबाउट उत्तर प्रदेश मुस्लिम कल्चर एंड बिकेम लिविंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल लिंग्विस्टिक पैटर्न। उन्होंने उत्तर प्रदेश की मुस्लिम कल्चर से एसोसिएटेड स्टोरीज़ लिखी, उन स्टोरीज़ में एज इट इज़ जो कुछ एक वर्ड्स थे उनको उन्होंने उठाया। अब उनको अगर हम फॉरेनाइजेशन ट्रांसलेशन में लेके जाते हैं जो अलाउद्दीन ने की थी, और डोमेस्टिकेशन ट्रांसलेशन में अगर लेके जाएँ ताहिरा नकवी की, तो वहाँ क्या क्या डिफरेंस हमारी भाषा में आएंगे, तो उसको उन्होंने कुछ एक एग्जाम्पल्स कोट किए हैं। आपने थोड़े से एग्जाम्पल्स आपने इसके प्रिपेयर कर लेने हैं। जैसे मोहल्ले इज़ रिटन इन ओरिजिनल टेक्स्ट, तो इफ़ वी गो फॉर फॉरेनाइजेशन दैट इज़ मोहल्ला, एंड डोमेस्टिकेशन में जाएंगे दैट इज़ नेबरहुड, पड़ोस, है ना। इफ़ वी गो फॉर चौकी, चौकी इज़ चौकी इन फॉरेनाइजेशन, एंड डोमेस्टिकेशन इट इज़ couch. If we go for aanchal, that is pallu, in foreignization it is dupatta. Kofte is a dish, fried meal balls, जो हम उसके बनाते हैं, बॉटल गॉड होगी या प्लेन गॉड होगी, उसके कोफ्ते पोटैटो के बनते हैं ना, सो चीज़ के बनते हैं। सिवैयाँ इज़ वोमिसिली, इट इज़ इन डोमेस्टिकेशन, फॉरेनाइजेशन में उसको सिवैयाँ ही बोलते हैं जो ईद पे बनाई जाती हैं। इन द सेम वे खाला, खाला इज़ आंटी इन डोमेस्टिकेशन। सो लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, some of them I've discussed with you, some of them I'll send you later on. So these things they make us clear कि किस तरह से जो कंसेप्ट है ओरिजिनल वो अलाइव रहता है, फॉरेनाइजेशन में वो कैसे रहा है, ऑथर के नज़दीक रहा है। डोमेस्टिकेशन में हमने क्या किया, उसको कंसेप्ट को वेरी किया है अकॉर्डिंग टू द रीडर, उसको हमने चेंज किया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। रेस्ट ऑफ द थिंग विल कंटिन्यू in the next lecture. Good day.